हेलो गाइस, आई होप आप सब अच्छा कर रहे होंगे। सो आज से हम ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। इन दिस सीरीज़ हम सेक्शन 1 से लेके 137 तक सारे सेक्शंस कवर करने वाले हैं इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर। सो बिफोर स्टार्टिंग मैं बस आपसे एक गुजारिश करना चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, बिकॉज इस चैनल पे वी आर गोना लर्न लॉ बाय टू सिंपल मेथड्स, जो कि है पहला वी विल रीड बेयर एक्ट विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एंड सेकेंडली हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे, बिकॉज लॉ को रिलेटेबल बना के समझना इज़ द ईजिएस्ट वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट। सो आई होप आप लोग रेडी हैं। Now we will start with the introduction of this act. इस PPT में हम kinds of transfer, why was TPA needed, scope of the act, section 1 and section 2 को कवर करेंगे। So let's start. Kinds of transfer. अब दो तरीके के ट्रांसफ़र होते हैं। फर्स्ट इज़ इंटरवाइवोस ट्रांसफ़र। आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर द नेम इंटरवाइवोस। एंड इस ट्रांसफ़र में बेसिकली क्या होता है कि दो पार्टीज़ होती हैं, लाइक लिविंग पार्टीज़, और वो ट्रांसफ़र करती हैं। जैसे कि ए पर्सन है एंड बी पर्सन है, ठीक है। ए ने 5 एकड़ ज़मीन अपनी बेच दी बी को फॉर कंसिडरेशन ऑफ 10 lakhs, एंड दैट इज़ द ट्रांसफ़र बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज़। दो लोग मिलके एक्टिवली एक चीज़ दे रहे हैं, एक चीज़ ले रहे हैं, तो वहाँ पे ट्रांसफ़र बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज़ हो रहा है, एंड उसी को हम इंटरवाइवोस ट्रांसफ़र कहते हैं। एंड अभी आप सोच रहे होंगे कि ये जानना क्यों ज़रूरी है। दिस इज़ समथिंग विच आई विल टेल यू लेटर, लाइक नेक्स्ट स्लाइड में, विच इज़ वाई दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो। एंड सेकेंड इज़ ऑपरेशन ऑफ लॉ। इसमें क्या होता है कि ट्रांसफ़र अपने आप हो जाता है ऑटोमेटिकली बाय द लॉ विदाउट एनी एक्ट ऑफ द पार्टीज़। मतलब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है, लॉ की मदद से आपके पास प्रॉपर्टी अपने आप आ जाती है। अब आप ये बोलेंगे होता कैसे। सो जैसे मान लीजिए ए पर्सन है, ठीक है, ही इज़ 90, ठीक है, एंड 90 की एज में अब अनफॉर्चुनेटली ही डाइज़। अब उसने मरते मरते अपनी वसीयत नहीं लिखी थी, विल नहीं लिखी थी, डाइज़ विदाउट एनी विल, ठीक है। अब उसने ज़िंदगी भर में जो भी पैसा कमाया, जो भी प्रॉपर्टी बनाई, अब वो उसके बच्चों को जाएगी, एंड दैट ट्रांसफ़र हैपन्स ऑटोमेटिकली बाय द हेल्प ऑफ लॉ थ्रू सक्सेशन लॉज। जैसे कि आपके जो सक्सेशन लॉज हैं इंडिया में, उसके थ्रू उसके बच्चों को प्रॉपर्टी मिल जाएगी। तो यहाँ पे भी ट्रांसफ़र हो रहा है, बट वो ट्रांसफ़र बिना दोनों पार्टीज़ के मौजूद हुए लॉ की मदद से हो रहा है। सो दिस काइंड ऑफ ट्रांसफ़र इज़ बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। सो आई होप आप लोग को समझ आ गए होंगे दोनों तरीके के ट्रांसफ़र। नाउ वाई, लेट मी टेल यू, आई टोल्ड दिस वॉज बिकॉज इसी के लिए TPA आया था। यस, सो देर वॉज नो अदर स्पेसिफिक लॉ रिलेटिंग टू ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय एक्ट ऑफ पार्टीज़। मतलब एक अलग से लॉ मौजूद नहीं था देश में उस ज़माने में कि जो कि ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय एक्ट ऑफ पार्टीज़ को गवर्न करे। मतलब ए है, बी को प्रॉपर्टी अपनी बेचना चाहता है, जैसे 10 बीघा ज़मीन बेचना चाहता है, तो वो किस लॉ के थ्रू करे। तो इस लॉ की कमी की वजह से TPA लाया गया था। एंड इससे पहले आप सोच रहे होंगे फिर जब ये एक्ट नहीं था कोर्ट कैसे ये सब डील करते थे, क्योंकि ये ऐसी तो चीज़ नहीं है कि जब लॉ आएगा तभी आप ये सब सेल या फिर गिफ्ट वगैरह करोगे, ये पहले से चलता आ रहा। तो कोर्ट प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्शाइंस के बेसिस पे ये ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय एक्ट ऑफ पार्टीज़ देखती थी। और मैंने पहले ही बता रखा है, ऑपरेशन ऑफ लॉ तो अलग से गवर्न होता ही था। तो बिकॉज इमूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र के लिए कोई अलग से लॉ नहीं था बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज़। मतलब दो लोग मिल के चाहें कि हाँ मैं अपनी प्रॉपर्टी तुम्हें दे दूँ, तुम मेरे को कुछ दे दो, उसके लिए एक अलग से लॉ नहीं था, इसलिए TPA लाया गया। सो आई होप दिस इज़ क्लियर वाई TPA वॉज नीडेड, एंड दिस इज़ समथिंग विच यू शुड नो कि क्यों एक लॉ की ज़रूरत पड़ती है। सो या अब आई विल टेल यू द स्कोप ऑफ द एक्ट, एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। कोई भी एक्ट को समझने के लिए यू जस्ट नीड टू फर्स्ट रीड द प्रीएम्बल ऑफ द एक्ट, एंड आई हैव पेस्टेड इट। आई ऑलरेडी टोल्ड यू पहले भी कि आई वुड पेस्टिंग यू द bare sections. So yeah, there it is. Whereas it is expedient to define and amend certain parts of law relating to
ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी बाय एक्ट ऑफ पार्टीज़। सी, प्रियम्बल में खुद स्पष्ट लिख दिया है कि ये जो एक्ट है दैट वुड बी स्ट्रिक्टली रिलेटेड टू ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टीज़ बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज़। सो अब आपको समझ आ गया है कि टीपीए क्यों आया है, क्योंकि ये ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी गवर्न करता है बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज़। अब इसके कुछ फीचर्स या फिर स्कोप देख लेते हैं। फर्स्ट इज़ इट्स नॉट एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव का मतलब होता है कि ये लॉ अपने आप में कंप्लीट नहीं है, इसमें सारे तरह के ट्रांसफ़र कवर नहीं होंगे। डज नॉट मेंशन ऑल काइंड्स ऑफ ट्रांसफ़र। जैसे मान लीजिए आप हो, आपको अपनी साइकिल बेचनी है अपने दोस्त को, ठीक है, तो सिंस दैट साइकिल इज़ अ मूवेबल प्रॉपर्टी, अब मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी का भी कॉन्सेप्ट हम अगली वीडियो में समझेंगे। सो मान लीजिए साइकिल अभी मूवेबल प्रॉपर्टी है, तो आपको मूवेबल प्रॉपर्टी अपने दोस्त को बेचनी है, तो ये एक मूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र है, बट टीपीए इससे डील नहीं करता है। सो दैट्स वाई इस एक्ट को हम ये नहीं कह सकते कि ये एग्जॉस्टिव है, इसमें सारे तरह के ट्रांसफ़र आते हैं। और एक चीज़ ये पता करने का तरीका भी है कि जो लेजिस्लेटर्स हैं उन्होंने इसको बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करी है। दे हैव यूज्ड इन द प्रीएम्बल विच सेज टू डिफाइन एंड अमेंड, नॉट कलेक्ट एंड कंसोलिडेट। यहाँ पे जस्ट लुक एट डिफाइन एंड अमेंड सर्टेन पार्ट्स ऑफ लॉ रिलेटिंग टू ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी। अगर लेजिस्लेचर को सारे तरह के ट्रांसफ़र कवर करने होते, दे वुड हैव यूज्ड कलेक्ट एंड कंसोलिडेट, not define and amend. This shows the intention of the legislature at that time कि वो चाहते थे सिर्फ कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रांसफ़र को ही कवर करे ये पर्टिकुलर एक्ट। सो आई होप दिस इज़ क्लियर, द फर्स्ट पॉइंट इज़ क्लियर इटसेल्फ। सेकेंड इज ट्रांसफ़र बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ इज़ एक्सक्लूडेड। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ट्रांसफ़र बाय प्रॉपर्टी बाय एक्ट ऑफ पार्टीज इस एक्ट में सिर्फ कवर है, तो बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ का कोई सवाल ही नहीं उठता है। थर्डली, प्राइमरली नॉट सोलली फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब जब आप ये एक्ट पूरा पढ़ लेंगे देन यू विल रियलाइज़ कि इसमें ज़्यादातर जो प्रोविजंस हैं दैट आर रिलेटेड टू ट्रांसफ़र फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। बट ये नहीं कहा जा सकता कि इसमें मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए कोई भी प्रिंसिपल्स नहीं है, क्योंकि सेक्शन 5 से लेकर 37 तक या फिर थोड़े बहुत अलग काइंड से स्पेसिफिक ट्रांसफ़र लाइक गिफ्ट एंड एक्सचेंज में मूवेबल प्रॉपर्टी का भी ट्रांसफ़र होता है। सो काफ़ी बार कई जगह ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी पे अप्लाई होता है। दैट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। इट अप्लाइज फॉर बोथ मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी बट इज़ प्राइमरली फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी। सो येस, नेक्स्ट, मुस्लिम लॉ एक्सक्लूडेड। इन केस ऑफ इनकन्सिस्टेंसी मुस्लिम लॉ प्रिवेल्स ओवर टीपीए एज अदरवाइज द टीपीए वुड प्रिवेल। सो जो इस एक्ट का चैप्टर 2 है, अगर वो इन कॉन्ट्राडिक्शन विद मुस्लिम लॉ आ जाता है तो उस केस में मुस्लिम लॉ विल प्रिवेल ओवर टीपीए एंड दिस इज समथिंग विच इज़ रिटन इन द अपकमिंग सेक्शन, सो विच आई लेट यू नो, ठीक है। एंड लास्टली, दिस एक्ट डज नॉट अप्लाई टू पंजाब। पहले काफ़ी जगह अप्लाई नहीं होता था बट प्रेजेंटली इज़ जस्ट इन पंजाब जहाँ पे ये पूरी तरह से एप्लीकेबल नहीं। सो लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन 1। अब दिस इज शॉर्ट टाइटल। दिस एक्ट में बी कॉल्ड ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, ठीक है। ये कब से स्टार्ट हो रहा है? अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सटेंट, मतलब इस एक्ट का एप्लीकेशन कहाँ तक होगा, ठीक है। इट एक्सटेंड्स इन द फर्स्ट इंस्टेंस टू द होल ऑफ इंडिया, मतलब पूरे इंडिया पे अप्लाई होगा एक्सेप्ट कुछ जगहें जो कि मेंशन्ड हैं, आप पढ़ लीजिए, बॉम्बे, पंजाब एंड दिल्ली। एज ऑफ नाउ पंजाब में एप्लीकेबल नहीं है। But this act or any part thereof may by notification in the official gazette be extended to whole, ये ध्यान रखिएगा, whole or any part of the said territory by the state government concerned। अब इस पॉइंट को समझिए, यहाँ पे भी सिंपल मैनर में लिखा है कि ये जो एक्ट है ये पूरे इंडिया में अप्लाई होगा, ठीक है। बट मान लीजिए एक्स प्लेस है, ठीक है, एक्स प्लेस में ये एक्ट अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। अब वहाँ की सरकार को लग रहा है कि हाँ, मतलब इस एक्ट को अप्लाई करने की ज़रूरत है, तो वो ऑफिशियल गैजेट नोटिफिकेशन के थ्रू इन द ऑफिशियल गैजेट इस एक्ट को या तो पूरे राज्य में या फिर उस राज्य के कुछ हिस्से में, मतलब एक्स जगह का कोई एक डिस्ट्रिक्ट है या फिर 4 डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे उस एक्ट को लगाना चाहती है वहाँ पे लगा सकती है, पूरे राज्य में वो लगा सकती है। सो ये स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर दे रखी है कि वो इस एक्ट को एक्सटेंड कर सकते हैं।
I hope this is clear. Next is any state government may from time to time by notification in the official gazette exempt, ध्यान रखिएगा क्या हो रहा है, exempt हो रहा है क्या चीज़, either retrospectively or prospectively any part of the territories administered by such state government from or any of the following provisions, namely section 52 para 2 and 3, 59, 107 and 123. अब आप सोच रहे हो कि ये क्या हो गया, आई मीन व्हाट आर दे कॉलिंग टू एग्जेम्प्ट. सो बेसिकली ये जो प्रोविजंस हैं, दीज आर प्रोविजंस रिलेटिंग टू रजिस्ट्रेशन. अब रजिस्ट्रेशन मतलब कि जैसे मान लीजिए ए ने बी पर्सन को, जैसे पहले एग्जांपल दिया था, अपनी प्रॉपर्टी बेची है, तो उस प्रॉपर्टी को बेचने के लिए उस डीड को, जो आपका लाइक इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू आप ट्रांसफ़र कर रहे हो, वो रजिस्टर कराना पड़ेगा सब रजिस्ट्रार के पास जाके. ठीक है, तो उससे रिलेटेड जो प्रोविजंस इस टीपीए में दे रखे हैं वो स्टेट गवर्नमेंट अप्लाई करने के लिए मना कर सकती है, एग्जेम्प्ट कर सकती है उसके एप्लीकेशन को अगर वो चाहे तो. और वो कैसे करेगी, नोटिफिकेशन के थ्रू. मान लीजिए जैसे यही एक्स स्टेट था, ठीक है, इसमें टीपीए लगा था. अब एक्स स्टेट को लगा कि जो सेल से रिलेटेड है फॉर रजिस्ट्रेशन, दैट इज सेक्शन 54 एंड पैरा 2 एंड 3, वो हमें अप्लाई नहीं करना है, हमारे पास एक अलग से रजिस्ट्रेशन के लिए लॉ है. तो वो नोटिफिकेशन के थ्रू कह सकती है कि सेक्शन 54 पैरा 2 एंड 3 विल नॉट बी एप्लीकेबल फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ सेल, और आप जो स्टेट में लॉ प्रेजेंट है उसके थ्रू आप रजिस्ट्रेशन कराइए. सो ये पावर भी दे रखी है. सो सेक्शंस रिलेटिंग टू रजिस्ट्रेशन मे बी एग्जेम्प्टेड. सो आई होप सेक्शन 1 जो कि काफ़ी बड़ा एंड डरावना सा लगता है इज़ नाउ क्लियर. नाउ मूविंग ऑन टू सेक्शन 2, रिपील्स ऑफ एक्ट्स एक्सेट्रा. In the territories to which this act extends from time being the enactment specified in the schedule annexed shall be repealed to extent therein mentioned. बेसिकली ये रिपीलिंग क्लॉज है. रिपीलिंग क्लॉज क्या होता है कि जब ये एक्ट फोर्स में आएगा तो दूसरे जो लॉज इसी से रिलेटेड हैं वो हट जाएंगे, उनका कोई इफेक्ट नहीं रहेगा. तो ये कह रहा है कि जो भी लॉ शेड्यूल में मेंशन होंगे वो रिपील हो जाएंगे जहाँ तक वो मेंशनड है. मतलब शेड्यूल में जब उस वक्त होगा तो एक्स लॉ, वाई लॉ, जेड लॉ है जो कि इससे रिलेटेड था, उसको ये एक्ट रिपील कर देगा एंड टीपीए विल प्रिवेल ओवर देम. बट उसमें कुछ चीज़ें नहीं रिपील होंगी एंड नथिंग हेयर इन कंटेंट शैल बी डीम टू इफेक्ट. एंड ये जो आप पढ़े हैं इतना पार्ट, दिस इज़ कॉल्ड, मैं आपको लाइक दिस इज़ बेसिक्स ऑफ लेजिस्लेशन विच यू शुड नो, दिस इज़ कॉल्ड रिपीलिंग पार्ट, रिपीलिंग क्लॉज. एंड नथिंग हेयर इन कंटेंट शैल बी डीम टू इफेक्ट इज़ कॉल्ड सेविंग क्लॉज. तो ये कुछ चीज़ें बचाता है टू बी अफेक्टेड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एक्ट. ये आपको हर एक्ट में मिल जाएंगे. सो सेविंग क्लॉज क्या कहता है, प्रोविजंस ऑफ एनी एनैक्टमेंट नॉट हेयर बाय एक्सप्रेसली रिपील्ड. इसका मतलब क्या है कि आपका जो शेड्यूल है, अगर उसमें शेड्यूल है उसमें वो पर्टिकुलर लॉ नहीं मेंशनड है और एक्सप्रेसली उसे रिपील नहीं करा गया है, मतलब कि लिख के कि हाँ ये एक्ट नहीं हटाए, तो पर्टिकुलर एक्ट एग्जिस्ट करेगा विद टीपीए. एक्स भी एग्जिस्ट कर रहा है और टीपीए भी एग्जिस्ट कर रहा है. तो फर्स्ट थिंग इज दिस इज सेव्ड. Second is terms or incidents of any contract or constitution of property which are consistent with the provisions and are allowed by the law for the time in force. अब आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, टर्म्स और इंसिडेंट्स ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है. जब ये एक्ट आया था और अभी भी आप देखेंगे कई तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो कि कस्टमरी बेसिस पे होते हैं. मतलब लीज़ जो होती है, मतलब जो पट्टे पे ज़मीन दी जाती है, वो काफ़ी ज़्यादा कस्टम बेस्ड होती है कि एक एरिया में इस तरह का कस्टम है कि लीज़ के ये रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे और दूसरे एरिया में ये है. तो ये एक्ट कह रहा है कि ये सेक्शन कह रहा है कि उस पर इस एक्ट का कोई असर नहीं पड़ेगा अनलेस एंड अनटिल वो इस एक्ट से कंसिस्टेंट है. मतलब वो इनकन्सिस्टेंट नहीं है कि वो कुछ उल्टी बात कर रहा है एंड वो अगेंस्ट इस एक्ट और वो चीज़ अलाउड है. एंड सेम गोज विद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब जैसे पार्टीशन वगैरह होता है, पार्टीशन ऑफ कोपार्सनरी प्रॉपर्टी, तो वो भी इस एक्ट से अफेक्ट नहीं होगा. थर्ड इज राइट्स और लाइबिलिटीज अराइजिंग आउट ऑफ लीगल रिलेशनशिप कॉन्स्टिट्यूटेड बिफोर दिस एक्ट कम्स इन टू फोर्स और एनी रिलीफ इन रिस्पेक्ट ऑफ सच
राइट्स और लाइबिलिटीज़, मतलब इस एक्ट का कोई रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन नहीं होगा। ओके, आई होप दिस इज़ क्लियर। फोर्थ इज ऑपरेशन ऑफ लॉ, save as provided by section 57 on chapter 4 of this act. Any transfer by operation of law, a decree of court of competent jurisdiction, मतलब ऑपरेशन ऑफ लॉ भी इससे इफेक्ट नहीं होगा एक्सेप्ट सेक्शन 57 एंड चैप्टर 4, जो कि हम आगे देखेंगे क्या होता है। तो मतलब ऑपरेशन ऑफ लॉ से जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो रही है ये एक्ट उस पर असर नहीं डालेगा। एंड लास्टली जो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, नथिंग इन द चैप्टर 2 of this act shall be deemed to affect any rule of Mohammedan law, मतलब Mohammedan law will prevail over chapter 2 of this act, and that is it, I guess, and that is it. like हमने पूरा एक्ट का इंट्रो दे दिया है, एंड जो हमने डिसाइड करा था कि हम 5 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे वो वी हैव डन इट। एंड अगर आपके पास कोई भी डाउट क्वेरी आती है या फिर देयर इज़ एनी अदर सजेशन विच यू वांट मी टू नो, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, बाय बाय, सी यू, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।